हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जेईई मेन 2020 का जो सितंबर अटेम्प्ट था उसके 4 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और हर एक क्वेश्चन का जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उसके अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उनका करेक्ट आंसर क्या था, आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजी वहां पर फॉलो करनी थी जब आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। तो ये सारी की सारी बातें इस 4 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है केमिस्ट्री का, उसके रिगार्डिंग अपन इस लेक्चर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द सी इज। तो आपको पहले देखो ये कंपाउंड दे रखा था, इस कंपाउंड की ये रिएक्शंस करवाई, ए बना, फिर Cl2SNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, बी बना और पूछता है कि जो प्रोडक्ट सी बनेगा वो सी क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमें जो इसमें दे रखा वो दे रखा एक एनिलीन की पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। उसका हम सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे हैं NaNO2 एंड HCl के साथ। और आप जानते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है इसको बोला जाता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये था अपना एनिलीन और यहां लगा हुआ था CH3। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन NaNO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको अपन बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इससे जो यहां बनेगा वो बनेगा, यहां लग जाएगा N2+ और यहां Cl-, साथ में यहां पर होगा CH3। क्लियर है यहां तक? अगले स्टेप में आपको बोला गया है कि इसकी रिएक्शन हमें करवानी है Cu2Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये एक सैंडवेयर टाइप रिएक्शन यहां पर बन जाएगी और इससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा ये, यहां लग जाएगा Cl और यहां बन जाएगा CH3। दिस इज A। इसके बाद फिर से इसकी रिएक्शन जो करवाई जा रही है वो करवाई जा रही है Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ये Cl और यहां आप जानते हैं कि यहां क्या बन जाएगा CH2Cl। दिस इज B। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उस थर्ड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि वुड्स रिएक्शन होती है। इस वुड्स रिएक्शन के अंदर कपलिंग होती है मेनली, और कपलिंग कैसे होती है वो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये Cl और ये था यहां पर CH2Cl, तो मान लीजिए CH2 रेडिकल बन गया। अब आप ऐसे मत करना कि देखो सर Cl तो यहां भी लगा हुआ है तो यहां इस कार्बन पे रेडिकल क्यों नहीं बना। तो उसका रीजन शायद आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए आपने इस कार्बन पे यहां रेडिकल बना दिया तो इस फिनाइल रिंग का जो कार्बन होता है उस पर बना हुआ रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो, दोनों ही हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इसके हाईली अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ रेडिकल इतना इजीली नहीं बन पाएगा, जबकि यहाँ रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो होगा इस तरीके से, यहाँ Cl यहाँ रेडिकल होगा, दोनों आपस में कंबाइन होके ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और वो है आपका C आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा जो है चार ऑप्शन में से वो C है, तो ये वाला बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको यहां तक? तो इस तरीके से इसमें देखो 1, 2, 3 और 4 स्टेप जो हैं वो 4 स्टेप में एक अलग अलग टाइप की रिएक्शन थी, 4 रिएक्शन थी अलग अलग, जिसको आपको पता लगाना था और उसके बाद आपको बताना था कि मेजर प्रोडक्ट में से कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। तो देखिए सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ये जो आपको 4 प्रोसेस दे रखे हैं इन प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक नहीं है। अब देखो पहले मैं बात करता हूं कि एंडोथर्मिक का मतलब क्या। तो एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट या आप एनर्जी बोल दो, सॉरी, जिसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जितने भी प्रोसेस हैं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। आपसे पूछा गया है कि वो बताना है जो एंडोथर्मिक नहीं है, मतलब हमें इन चारों में से वो प्रोसेस ढूंढना है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है, हमें वो वाला प्रोसेस पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं कि इसमें एक आइसोलेटेड गैसियस एटम हाइड्रोजन जो है उसको इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है उसमें। और आप जानते हैं कि जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको अपन बोल देंगे एक्सोथर्मिक। क्या बोलेंगे इसको अपन? एक्सोथर्मिक। अगले सेकंड ऑप्शन में आपको बोला गया है कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा रहा है,
तो याद करो, आपको पढ़ाया गया होगा कि जब भी अपन आइसोलेटेड गैसेस एटम से उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं कि हमें उसको एनर्जी देनी पड़ती है उस केस में। तो एनर्जी देनी पड़ रही है, इट मींस ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगला, एक गैसियस एनायन का मतलब उसको अपन पहले ही एक इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, उसको अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हैं। और याद करो, आपको पढ़ाया होगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है उसमें हम उसमें एनर्जी देते हैं, उसको अपन सप्लाई करते हैं, मतलब ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होगा। और लास्ट, एक नोबल गैस जो हाईली स्टेबल होती है पहले से ही, उसमें अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना नहीं चाहेगी, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी देनी पड़ती है, और ये भी कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो आंसर आ जाएगा अपना कौन सा, फर्स्ट, जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इस सवाल को समझते हैं। इसमें बोला गया द मेजर प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको ये कंपाउंड दे रखा है जिसमें पहले NaBH4 से रिएक्शन करवाई है, देन SO2Cl2 उससे A बना, फिर उसकी बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में उससे हमें B मिलता है, और फिर अपन उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं DBr से, जिससे अपन को C मिलता है। और पता लगाया कि इन चारों में से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो C होगा। तो चलिए रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले आपको ये कंपाउंड दे रखा है, ये दे रखा है। पहले स्टेप में इसमें अपन ऐड कर रहे हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। आप जानते हैं कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो क्या करता है, वो जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसको रिड्यूस कर देता है CH2OH में। तो यहां पर बन जाएगा CH2OH। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो रिएक्शन है वो करवाई जा रही है SOCl2 के साथ। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ये SOCl2 है, SO2Cl2 है, ये SOCl2 है। इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं SOCl2 के साथ। तो आप जानते हैं कि जब भी अपन एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ, तो वहां पर इस OH की जगह लग जाएगा कौन, Cl। ये बन गया अपना प्रोडक्ट A बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो रिएक्शन है वो अपन करवा रहे हैं बेंजीन के साथ, और वो भी प्लस एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको याद होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, जो बेंजीन की रिएक्शन जब अपन किसी RX टाइप, ये RX टाइप मान लो, उससे करवाते हैं, वो भी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ऐसे रिएक्शंस को बोला जाता है फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो आप जानते हैं कि यहां से Cl जो है वो Cl AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा। अरे भाई, ये Cl जो है वो इस पर अटैक करेगा यहाँ पर, और अटैक करने के बाद में Cl जुड़ जाएगा AlCl3 के साथ, वो उसके साथ बाहर निकल लेगा, और जैसे ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस से। ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बनेगा इस तरीके से। बेंजीन जो है इसकी सारी पोजीशन एक जैसी है फिलहाल, तो आप इसको यहां लगा सकते हो, ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो B के बनने के बाद अब हमें इसकी रिएक्शन करवानी है नेक्स्ट स्टेप में DBr से। तो देखिए, पहले DBr से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप जानते हैं कि जैसे HBr जो होता है उसमें H+1 Br-1 की तरह यहाँ पर काम करता है, तो वैसे ही H की जगह यहाँ पर उसका आइसोटोप कौन हो जाएगा, DBr आ जाएगा। तो यहाँ पर D पर इस बार +1 होगा, B पर क्या होगा, बोलो -1 होगा। अब यहाँ पर इस D+ पर कौन अटैक करेगा, क्या बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड अटैक करेगा या ये वाला डबल बॉन्ड करेगा। तो देखो, इस केस में आप जानते हैं कि जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है वो ये डबल बॉन्ड होता है, तो ये एल्किन वाला डबल बॉन्ड जो इस पर अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ बन जाएगा एक कार्बोकैटायन। इस तरीके से यहाँ बन जाएगा एक कार्बोकैटायन। ठीक है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ लग जाएगा D, और ये बनेगा कार्बोकैटायन। और आप जानते हैं कि जब जब कार्बोकैटायन बनता है तब उस कार्बोकैटायन का होता है रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और आप देखेंगे कि यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है, अगर वो हाइड्राइड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो फिर इससे जो बनेगा, पहली बात तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बन जाएगा ये वाला। ठीक है, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। एक बार थोड़ा इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा ये वाला। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, और यहाँ इसके साथ में लग गया D,
नेक्स्ट स्टेप में जहां पॉजिटिव चार्ज बना है, ये कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है, इसके पास में बेंजीन रिंग का कॉन्जुगेशन भी इसको मिल रहा है, तो Br इस पे ऐड हो जाएगा जाके, और अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ये, यहाँ Br, ये कार्बन और यहाँ वाला कार्बन, इस पे लगा हुआ है D, ये होगा अपना C प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन मैच कर सकते हैं, जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो इस तरीके से इसमें भी देखो 1, 2, 3 और 4 स्टेप थे, और 4 स्टेप की एक रिएक्शन थी, जिसमें हमें एक के बाद एक रिएक्शन करवा के बताना था कि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। इस क्वेश्चन में बोला गया द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज। तो एक्चुअल में आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो ट्रफिनेडाइन आप देख रहे हैं, ये एक ड्रग होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे सेल्डेन नाम देख रहे हैं ब्रैकेट में, देखो मेन जो ड्रग है वो तो ये वाली है, और सेल्डेन तो सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, और एक उस कंपनी, एक ब्रांडेड कंपनी का नाम है जो इसको मतलब सेल करती है, इसको मैन्युफैक्चर करती है, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो मेन जो ड्रग है वो ये वाली है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि इसका मतलब एक्शन क्या होता है, जाके कैसे वर्क करती है, ये हमें बताना है। तो एक्चुअल में जो ड्रग होती है ना, ये यूज करते हैं अपन एज ए एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के रूप में इसको अपन यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है, तो ये क्या करेगी, जो हिस्टामिन साइट होती है, जो उसकी रिसेप्टर साइट होती है, वहां जाके उसको ब्लॉक कर देगी, और उसकी जो आगे जो फर्दर जो रिएक्ट करने की जो रेट है उसको वो कम कर देगी। तो रिसेप्टर साइट के ब्लॉक होने से वहां पर इसके एक्शन को आप ऐसे कह सकते हो कि ये वहां जाकर जो एज ए एंटीहिस्टामिन ड्रग वर्क करेगी। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर, इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, नहीं, इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर, बिल्कुल सही बात है। जो हिस्टामिन रिसेप्टर है जाके मतलब उसको वो इनहिबिट कर देगी। हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, ये भी गलत बात है, और एक्टिवेट्स द हिस्टामिन रिसेप्टर, ये भी गलत बात है। उसको ब्लॉक करती है वहां पर जाके, और इस तरीके से काम करती है एज ए एंटी हिस्टामिन। इस क्वेश्चन में बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको एक कंपाउंड दे रखा है, ईथर दिया हुआ है, ठीक है। ईथर की रिएक्शन करवा रहे हैं HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो जो A बनता है, ठीक है, मान लो प्रोडक्ट उसके 2 प्रोडक्ट बन रहे होंगे, उसमें से एक एल्कोहल होता है, तो यहाँ पर जो ये A है वो ये एल्कोहल वाला प्रोडक्ट है। जब उसके अपन फिर से रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ में, जब उसको हीट करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है B। आपसे पूछा गया है कि जो B है वो इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, यही कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। जब आप सबसे पहले इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाओगे, तो जो इसका लोन पेयर वो अटैक करेगा किस पर, बोलो, H+ पर। और जब इसका लोन पेयर अटैक करेगा H+ पर, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगले स्टेप में इस पर अटैक करेगा I-। अब I- यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये एक SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगी। तो इस केस में जो I- है वो अटैक करेगा लेस हिंडर्ड कार्बन पर, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो एल्कोहल बना, हमें तो एल्कोहल के बारे में पता लगाना है यहाँ पर कि एल्कोहल कौन सा बन रहा था, तो एल्कोहल जो बन जाएगा वो ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पर, और ये बन जाएगा एल्कोहल प्रोडक्ट, जिसको अपन A बोलेंगे, ये अपना A है। उसके बाद अगले स्टेप में कंसेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसका हमें करवाना है डिहाइड्रेशन। तो आप जानते हैं कि OH अटैक करेगा उसके H+ पर, अरे भाई इसके H+ पे अटैक करेगा ये वाला OH, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बाहर निकलेगा, और यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन, ठीक है। तो फाइनली इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा ये वाला, इससे ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा इसका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में होता है रीअरेंजमेंट। तो इसके पड़ोसी कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और होने के बाद ये बनेगा फाइनल इसका कार्बोकैटायन, जो इससे ज़्यादा स्टेबल। आप देख सकते हो, आप इसके जब नंबर ऑफ अल्फा H काउंट करोगे तो आप देखेंगे कि ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। फाइनली एल्कीन बनाना है, तो आप यहाँ से H निकाल के बना देंगे मोर स्टेबल एल्कीन, और वो बनेगी कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, ये शायद इसमें, एक मिनट, यहाँ कुछ करेक्शन है शायद, हाँ ये सही है, मतलब यही बनेगा
देखो ये CH3, ये वाला CH3, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड C है, एक इसके साथ में CH3 जुड़ा हुआ, एक CH3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर और इसका फाइनल प्रोडक्ट। इसमें बोला गया है द प्रोसेसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज रेस्पेक्टिवली कैन लीड टू। दो प्रोसेस बोले गए हैं, एक कैल्सिनेशन है, दूसरा रोस्टिंग है। आपको बोला गया है कि ये प्रोसेस जब भी होते हैं तो इनकी वजह से एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एसिड रेन, ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। हमें बताना है कि इन प्रोसेस की वजह से कौन सी चीजें अफेक्ट होती हैं। तो आपको पता होगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से मेनली जो गैसेज बाहर निकलती हैं वो एक तो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है और CO2 गैस इनसे बाहर निकलती है। ठीक है, और SO2 गैस और जो CO2 गैस होती हैं, आप जानते हैं कि इनमें से मेनली ये वाली गैस तो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, और मेनली ये वाली है दोनों ही जो होती हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए बोलो, एसिड रेन के लिए। ठीक है, तो इनके जो इफेक्ट होंगे वो आप देख सकते हैं, इसमें आंसर आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आंसर था। इस सवाल को समझते हैं। इसमें आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म द प्रिसिपिटेट विद एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मोस्ट रेडिली। आपको 4 सब्सटेंस दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए उनमें से कोई एक सब्सटेंस X है, अगर आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो कौन से रिएक्शन से या कौन से कंपाउंड से जो प्रिसिपिटेट बनने वाला है वो सबसे फास्ट बनेगा। तो देखो इतना तो आप जानते हैं कि अगर कहीं भी सिल्वर को दिख जाए कोई हेलोजन, अगर किसी कंपाउंड में कोई हेलोजन दिख जाता है तो वो सिल्वर तुरंत उसके साथ PPT बना लेता है, चाहे वो AgCl हो, चाहे AgBr हो, चाहे वो कोई और हैलाइड हो, वो तुरंत उसमें PPT बना लेता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इन चारों केस में सबके पास ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये बात तो तय है कि जिस सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अपन इनसे करवा रहे हैं उसका जो सिल्वर प्लस आयन है वो ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करके AgBr का PPT बना लेगा। हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा फास्ट होगा। तो मतलब यहां से Br निकला तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां से Br निकला तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से Br निकला तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, और यहां से Br निकलने पर आया यहां पॉजिटिव चार्ज। मतलब हर एक रिएक्शन में AgBr का PPT बनने के बाद पीछे कार्बोकैटायन बच रहा है, और आप जानते हैं कि वो कार्बोकैटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसके बनने की रेट उतनी ही ज्यादा होगी और उसका जो प्रेसिपिटेट है वो उतना ही फास्ट बन जाएगा। मतलब अब अपना काम इस सवाल में ये रह गया है कि जो 4 कार्बोकैटायन बने हुए हैं उनकी स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। तो चलिए चेक करते हैं उनकी स्टेबिलिटी। इस वाले कार्बोकैटायन के पास में ऑक्सीजन है, उसका जो लोन पेयर है वो उसके साथ सीधा सीधा बैक बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी इसका जो लोन पेयर वो इसके साथ में बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये वाला लोन पेयर भी इसके साथ बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और ये वाला लोन पेयर भी इसके साथ बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन ये लोन पेयर जो इधर बैक बॉन्डिंग कर रहा है वो साथ साथ इस रिंग के साथ रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है। सिमिलरली ये वाला लोन पेयर भी यहां पर रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, लेकिन इनमें से कोई भी लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करने के अलावा किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर लोन पेयर दो जगह इन्वॉल्व होगा तो उसको इतना ढंग से स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा जितना फर्स्ट और सेकंड केस में स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ तो इतने स्टेबलाइज नहीं है, तो ये तो अपने आंसर नहीं हो सकते। अब रही बात फर्स्ट एंड सेकंड की। फर्स्ट के अंदर ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, सेकंड में नाइट्रोजन बैक बॉन्डिंग कर रहा है। आप जानते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इजीली अपना लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के लिए दे पाएगा वहां पर। और आप जानते हैं कि N और O दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होती है, नाइट्रोजन की, तो वो उतना ही इजीली यहां पर बैक बॉन्डिंग कर लेगा, बढ़िया बैक बॉन्डिंग कर लेगा। जितना बढ़िया बैक बॉन्डिंग वो करेगा उतना ही उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ज्यादा फास्ट या ज्यादा चांसेस होंगे कि उसका PPT जो तुरंत बन जाए। उसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 250 ml of a waste solution obtained from the workshop of a goldsmith contains this and this. The solution was electrolyzed at 2 volt by passing a current of 1 ampere for 15 minutes. The metals electro deposited will be।
आपसे बोला गया है कि क्या सिर्फ सिल्वर ही डिपॉजिट होगा या फिर गोल्ड भी डिपॉजिट होगा, या मतलब सिर्फ गोल्ड ही डिपॉजिट होगा, या दोनों डिपॉजिट होंगे लेकिन अपने एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शन में डिपॉजिट होंगे, या फिर इक्वल मास में डिपॉजिट होंगे। इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक गोल्ड स्मिथ है, उसका जो मतलब जो वेस्ट सॉल्यूशन है, जो वेस्ट है, उस वेस्ट में 250 ml में एक तो 0.1 मोलर AuCl वहां पर है और एक आई थिंक 0.1 मोलर AgNO3 उसमें है। तो इसके सॉल्यूशन को लिया गया और फिर उसका हमने करवाया इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो आप जानते हैं कि इनमें से जो Au और Ag जो हैं वो हो सकता है कि कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाएं। ठीक है, सवाल ये है कि क्या सिर्फ गोल्ड ही वहां पर डिपॉजिट होगा या क्या सिर्फ सिल्वर ही डिपॉजिट होगा या दोनों डिपॉजिट होंगे, और अगर दोनों डिपॉजिट होंगे तो उनका रेशियो क्या होगा, वो किस रेशियो में डिपॉजिट होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहां पर आपको यूज करना था वो ये पता लगाना था कि भाई डिपॉजिट होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो क्या दोनों एक साथ डिपॉजिट होना शुरू होंगे या फिर कोई पहले डिपॉजिट होगा कोई बाद में डिपॉजिट होगा, तो वो हमें पता लगता है इनके E0 Rp की वैल्यूज से। आप जानते हैं कि E0 Rp की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है, और जितनी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वही कैथोड पर पहले जाएगा। तो जब आप इनका डेटा चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कि सिल्वर प्लस से सिल्वर में रिड्यूस होने का जो E0 है वो 0.8 है, वहीं पर गोल्ड प्लस से गोल्ड में रिड्यूस होने का E0 Rp 1.69 है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, गोल्ड का है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले गोल्ड डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और जब गोल्ड सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा और उसके बाद भी अगर आपने करंट सप्लाई आप करते रहे तब जाके उसके बाद में सिल्वर डिपॉजिट होगा, लेकिन पहले कौन डिपॉजिट होना शुरू होगा, गोल्ड। अब मतलब आपको कुछ ये समझ में आया, सुनिए कि आपने मान लीजिए t बराबर 0 से इसमें करंट पास करना शुरू किया। आप करंट पास करते रहे, चार्ज फ्लो करवाते गए, पहले गोल्ड डिपॉजिट होना शुरू हुआ। अब अगर मान लीजिए कि गोल्ड डिपॉजिट होना गोल्ड पूरा का पूरा डिपॉजिट हो चुका है, इस सॉल्यूशन में बिल्कुल भी गोल्ड नहीं बचा, अगर आपने उसके बाद भी करंट फ्लो करवाई तब उस पर सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं पता लगा रहा हूं कि हम कितना चार्ज जो है वो उसमें से पास करवा रहे हैं। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, करंट इनटू टाइम, और करंट हमें कितनी दी हुई है, करंट हमें दे रखी है 1 एम्पियर फॉर 15 मिनट। तो ये जाएगा 1 × 15 × 60, क्योंकि मिनट को किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में। इतने कुलाम चार्ज जो है वो अपन ने उसमें से पास करवाया। चलिए अपन इसी चार्ज को कैलकुलेट कर लेते हैं इन फेराडे कि कितने फेराडे चार्जेस आपने उसमें से पास करवाया है। तो वो आ जाएगा आई थिंक 900/9600 5000, और इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.0093 फेराडे। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से टोटल, इस बैटरी की हेल्प से आपने इसमें से टोटल 0.0093 फेराडे चार्ज आपने पास करवाया है। अगर आपको पता हो तो फेराडे का मतलब होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है उसको अपन बोलते हैं 1 फेराडे, और 0.0093 फेराडे का मतलब है कि आपने 0.0093 मोल इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास करवाए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, अगर मैं यहां से पता लगाना चाहूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Au+ कितना है, तो उसकी मोलरिटी देखो 0.1 है, वॉल्यूम आपको 250 दे रखा है अपॉन 1000। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहां से सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, ठीक है, इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगी 0.025 मोल। कितनी आएगी? 0.025 मोल। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। आप जानते हैं कि पहले गोल्ड डिपॉजिट होगा तो Au+ एक इलेक्ट्रॉन खा के डिपॉजिट हो जाएगा Au की फॉर्म में। अपने पास कितना Au+ मौजूद है? अपने पास Au+ मौजूद है 0.025 मोल Au+ मौजूद है। आपको पता है कि इतना मोल Au+ को डिपॉजिट करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जितने हमें चाहिए वो कितने हैं? तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए यहां से उसके लिए
0.25 मोल इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। और अगर मैं रिक्वायर्ड चार्ज की बात करूं तो आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। इसका मतलब टोटल चार्ज जो आपको चाहिए वो 0.025 फैराडे चार्ज जब आप उसमें से मतलब पास करवा चुके होंगे तब जाके पूरा गोल्ड डिपॉजिट होगा। तो आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज हमने सप्लाई कितना किया वो हम जानते हैं और वो है 0.0093 फैराडे। और टोटल चार्ज रिक्वायर्ड गोल्ड को कंप्लीटली डिपॉजिट करने के लिए रिक्वायर्ड जो चार्ज है वो है 0.025 फैराडे। आप देख सकते हैं कि जो हमने पास करवाया है वो इससे कहीं ज्यादा कम है। इसका मतलब जितना चार्ज हमने पास करवाया क्या उससे टोटल गोल्ड डिपॉजिट हो जाएगा क्या? आंसर है नो। वहां पर फिर भी थोड़ा सा गोल्ड और बच जाएगा। इसका मतलब जितनी हमने करंट पास करवाई है उस करंट से तो केवल और केवल गोल्ड ही डिपॉजिट होगा। और गोल्ड जब पूरा डिपॉजिट नहीं हुआ है तो सिल्वर तो अभी डिपॉजिट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 4th। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 4th है। लेकिन जो एनटीए ने आंसर दिया है अपनी ऑफिशियल आंसर की में, ऑफिशियल जो आंसर है वो आपको दिया हुआ है 2nd ऑप्शन। लेकिन 2nd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि पहले वही डिपॉजिट होगा जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और जब तक वो पूरा डिपॉजिट नहीं हो जाता तब तक वो दूसरा स्टार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? 4th है। कंफ्यूज मत होना, एनटीए ने आंसर 2 दिया है जो करेक्ट नहीं है। इसका करेक्ट आंसर 4th ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया आपको कि ये सैंपल ऑफ रेड इंक एक कोलोइडल सस्पेंशन होता है, इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एसिन डाई, एग व्हाइट और फॉर्मिक एसिड। ये कोमा यहाँ पर फॉर्मिक एसिड एंड वाटर। मतलब जो रेड इंक है जो एक कोलोइडल सस्पेंशन होता है उसको मतलब इन सब चीजों को मिला के प्रिपेयर कर लिया। द कंपोनेंट विच एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंक सैंपल इज। तो जो इन 4 कंपोनेंट्स को अपन ने मिक्स करके वो इंक बनाई है उसमें से हमें बताना था कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो उस इंक की स्टेबिलिटी के लिए अपन यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी के लिए जो रेड इंक या जो भी कोलोइडल अपने पास सस्पेंशन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए अपन मेनली यूज करते हैं या तो आप नेचुरल गम का यूज कर सकते हो या फिर अपन यूज करते हैं एग व्हाइट या फिर एग एल्बुमिन जो होता है उसका अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो कौन सा हो जाएगा? 1st ऑप्शन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो गैस के आपको 5 मोल दे रखे हैं, प्रेशर आपको दे रखा है 1 बार, टेम्परेचर आपको दे रखा है 298 केल्विन, इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम। मतलब इनिशियल वॉल्यूम अगर V था तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2V हो जाएगा। द वर्क डन इज। देखो मैंने पूरा सवाल पढ़ा, मैंने इतना सारा डेटा भी लिख लिया, लेकिन जैसे ही मेरे दिमाग में इसमें जो लिखा हुआ आया सामने आया उसने कहीं बोल रखा था वैक्यूम। और याद करो आपको बताया हुआ है कि जब जब एक्सपेंशन होता है वैक्यूम में तो वैक्यूम में एक्सपेंशन होने का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 है और एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। इसका मतलब W इज इक्वल टू आप जानते हैं -P एक्सटर्नल dV होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 है, बाहर से जब कोई उसको प्रेशर मिल ही नहीं रहा तो गैस बिना काम करे एक्सपेंड हो जाती है। इसका मतलब इस केस में वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका जो सही आंसर था वो कौन सा हो जाएगा? 4th ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है द वन दैट कैन एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अमंग द फॉलोइंग इज। आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं जिसमें ये तो आपको GLY का मतलब लिगेंड होता है ग्लाइसिनेटो, उसके बारे में बोला गया है, और BPY22 बाइपिरिडिन नाम का एक लिगेंड होता है। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। इस हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से क्या मतलब है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होने चाहिए। तो जिस कॉम्प्लेक्स के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही अपना आंसर होगा, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो है उसमें देख रहे हैं कि टाइटेनियम जो है वो यहाँ पर 3+ में है, साथ ही 6 लिगेंड आप देख रहे हो। अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल है। अब टाइटेनियम 3+, इसका मतलब टाइटेनियम 3+ का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D1।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने का मतलब ये हो गया केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली अनपेयर्ड एक ही होगा, तो इसके लिए n की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। सेकंड, यहां पर एक तो इथाइलिन डाइएमीन है। इथाइलिन डाइएमीन जो होता है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो उसकी डेंटिसिटी होगी 2। उसके बाद एक बाइपिरिडिल लिगेंड होता है। देखो बाइपिरिडिल कुछ ऐसा होता है, ये नाइट्रोजन पिरिडिन हो गया, ये मान लीजिए दूसरा पिरिडिन, सॉरी ये यहां नहीं आएगा, इसको अपन इधर लिख लेते हैं। ये पिरिडीन, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल ऑफ पिरिडीन। ठीक है, और आपस में कनेक्टेड होते हैं यहां से। तो ये जो नाइट्रोजन है ये डोनर साइट होती है इसकी, ये दूसरा नाइट्रोजन इसकी डोनर साइट होती है। तो बीपीवाई भी एक क्या होता है बोलो यहां पर, ये भी एक टाइप का बाइडेंटेड लिगेंड ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पर इसकी डेंसिटी 2 हो गई, 2 और 2 4। अमोनिया मोनोडेंटेट होता है, 2 है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है, आयरन +2 में है यहां पर। तो आयरन +2 में होने के कारण ये बन जाएगा अपना 3d6। 3d6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन जो लिगेंड है बाइपिरिडिल लिगेंड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो पेयरिंग यहां पर करवा देगा, और जैसे ही वो पेयरिंग करवा देगा तो 2d काम में आ जाएंगे, 1s काम में आएगा, 3p काम में आएंगे, और इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा D2sp3, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वहां पर बनेगा। और ऐसे केस में कोई भी यहां पर अनपेयर्ड नहीं बचेगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है। थर्ड केस, कोबाल्ट OX। OX जो होता है वो OX माइनस नाम का एक ऑक्जेलेटो लिगेंड होता है, ऑक्जेलेटो। ठीक है, कुछ इस तरीके से COO माइनस COO माइनस, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कितने OX लगे हुए हैं 2, और हर एक OX कैसा है बाइडेंटेड, मतलब यहां से टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 4। OH मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो 4 और 2 कितने हो गए बोलो 6, तो ये भी एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है। कोबाल्ट, यहां पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आप कोबाल्ट की X मान लो, OX पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो ऑक्जेलेट लिगेंड होता है उस ऑक्जेलेट लिगेंड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो यहां पर 2 × 2 4 माइनस हो गया। OH पर एक नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस, तो ये x -6 बराबर -1, क्योंकि यहां पर ऊपर क्या बोलो -1 है, तो ऐसे कोबाल्ट +5 में प्रेजेंट होगा, और कोबाल्ट के +5 में प्रेजेंट होने का मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा यहां से 3d2। तो 3d2 मतलब ये इस तरीके से होगा। साथ ही साथ एक मिनट, शायद ये नहीं 3d2 नहीं आएगा, ये 3d4 आएगा, सॉरी ये 3d4 आएगा। हाँ, तो 1 2 3 4। अब हमें बोला गया है कि डेलो की वैल्यू p से ज्यादा है, मतलब पेयरिंग करवानी है, और पेयरिंग करवानी है मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो हमें 2d यहां पर खाली छोड़ने होंगे। तो इस केस में 3 यहां भर जाएंगे, चौथा यहां भरेगा, और इसके पास हो जाएंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। लास्ट केस में पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है ग्लाइसिनेटो लिगेंड के साथ, और ग्लाइसिनेटो लिगेंड जो होता है वो होता है कुछ इस तरीके से CH2COO माइनस, और यहां होता है NH2। एक इसकी साइट ये वाली होती है, दूसरी साइट ये वाली होती है, ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है। इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी 2 है, टोटल 2 लिगेंड है, मतलब 4, मतलब ये पैलेडियम का एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। साथ ही साथ यहां पर जो पैलेडियम है वो +2 में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हर एक GLY पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो पैलेडियम +2 में होगा। तो यहां से ये बन जाएगा कौन सा, ये बनेगा 4d8। ठीक है। अब पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये आप जानते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इसमें जो d में 8 इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग जब होगी तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो एक d बच गया, ये d एक s और 3p के साथ मिलकर बना लेगा, सॉरी 2p के साथ मिलकर बना लेगा dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जिसकी वजह से ज्योमेट्री कौन सी बनेगी यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर। तो आप देख सकते हैं कि चारों में से जो n की हाईएस्ट वैल्यू है वो है इसके लिए, इसका मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आए थे, इसमें 0 था अनपेयर्ड, इसमें 1 था, इसमें इस वाले में कितना था
इसके अंदर पहले वाले में 1 था, इसके अंदर 0 था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd। तो इस सवाल में एक तो आपको लिगेंड्स का ध्यान रखना था कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, ऑक्जेलेटो क्या होता है, बाइप्रिडिन तो आपको बता रखा था कौन सा होता है, ग्लाइसिन एटम में कितना चार्ज था वो आपको पता लगाना था, और उसके बाद तो आपको ये पता लगाना था कि कौन सा इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है उस पर कितना चार्ज है, उसके पास में कितने डी इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग होगी नहीं होगी, उसके बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर काउंट करने चाहिए। इसमें बोला गया द रिएक्शन इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अंडरलाइंड एटम इज अफेक्टेड, मतलब एक रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने से पूछा गया है कि वो कौन सा केस है जिसमें रिएक्शन की वजह से इस अंडरलाइंड एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हो गया, तो वो आपको बताना है। तो देखिए पहले आपने पी ब्लॉक में एनसीईआरटी में रिएक्शन दी हुई है, इसकी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ये फ्लोराइड इसको डोनेट कर देता है और ये बन जाएगा XeF3 प्लस आएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा SbF6 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जिनोन के हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है केवल, तो जिनोन का जो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन था वो था sp3d2। यहाँ क्या था बोलो? sp3d2। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो जाएगा sp3d। तो देखिए जिनोन का हाइब्रिडेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर तो फर्स्ट हो ही गया। फिर भी हम बाकी जो बचे एग्जांपल्स हैं वो कर लेते हैं। तो इसके अंदर जैसे NH3 NH+ से रिएक्शन करके NH4+ बनाएगा, यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन sp3 है और यहाँ पर भी क्या है? sp3 है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। H3PO2 का जब डिस्प्रपोर्शनेशन होता है तो यहाँ पर जो वो बनाता है H3PO4 बनाता है प्लस PH3 बनाता है। यहाँ फॉस्फोरस अभी भी sp3 में है और यहाँ भी फॉस्फोरस sp3 में था। हाँ, वो अलग बात है कि जो फॉस्फिन का फॉस्फोरस है इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इस केस में कोई मिक्सिंग नहीं होती है, और आप जानते होंगे कि ऐसे कंपाउंड को तो ड्रैगो कंपाउंड्स कहते हैं। तो जहां पर मिक्सिंग ही नहीं हुई वहां किस बात का हाइब्रिडाइजेशन? तो इसलिए इसका आंसर नहीं है। बाकी फॉस्फोरस यहाँ sp3 है, यहाँ भी क्या बोलो sp3 है। इनकी रिएक्शन से आप जानते हैं Na2SO4 बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा? प्लस HCl बन जाएगा, प्लस बनेगा HCl। सल्फर यहाँ भी sp3 था और यहाँ भी sp3 है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। इसमें हमें बोला गया है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग A to C, ए और सी में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं ये हमें बोला गया है। तो पहला बोलता है कि W मतलब टंगस्टन इन +6 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम इन +6। तो आप जानते हैं कि D जो अपने एलिमेंट्स होते हैं, D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें ऊपर से नीचे जाने पर जो हायर ऑक्सीजन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और उसकी वजह जो है ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने की जो वजह जो होती है वो आप जानते हैं कि जितना आप ऊपर से नीचे जाएंगे उतना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसकी वजह से जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट नीचे ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो टंगस्टन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्रोमियम से +6 में। ठीक है, सेकंड कहता है इन द प्रोसेस ऑफ HCl पर मैग्नेट टाइट्रेशन प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो परमैग्नेट है उसके अंदर आप जानते हैं MnO4- होता है। अगर आप इसकी रिएक्शन मान लीजिए किसी, ये होता है एक्चुअल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप इसकी रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करवा रहे हैं और वो भी HCl की प्रेजेंस में, तो आप ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि इससे जो आंसर आएगा वो आंसर मतलब बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसा तो आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आप तो ये मान रहे हो कि परमैग्नेट केवल और केवल उस रिड्यूसिंग एजेंट को ही ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये परमैग्नेट इस Cl- को भी Cl2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब परमैग्नेट जिसके बारे में आप केवल ये सोच रहे थे कि वो केवल उसी Ra को ऑक्सीडाइज करेगा जिसको अपन ने रिएक्शन में लिया है, तो उसके साथ साथ ये परमैग्नेट क्लोराइड को भी Cl2 में क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जिससे जो आपका आंसर है उसमें एरर आ सकती है। तो इसका जो सेकंड, जो इसका जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। थर्ड, सम लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड एज फॉस्फोरस। अब देखो, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फॉस्फोरस कुछ वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड को, मान लो ये कोई कंपाउंड है, तो आपने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स को जब आप उन पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट करवाते हैं तो रेडिएशन इंसिडेंट करवाने से वो चमकने लगते हैं, वो कंपाउंड खुद चमकना शुरू कर देगा, और इसको आप बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस बोलते हैं इसको।
ल्यूमिनेसेंस अपन इसको बोलते हैं, इस फिनोमेनन को बोलता था ल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो जो कंपाउंड्स जब उन पे हम रेडिएट करते हैं, जब उन रेडिएशन डालते हैं, तो जब वो चमकना शुरू करते हैं, जिस फिनोमेनन को अपन बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस, तो इसको बोला जाता है फॉस्फोर। उनको क्या बोलते हैं? फॉस्फोर अपन बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लैंथेनाइड ऑक्साइड को इनकी एज ए फॉस्फोर आप यूज कर सकते हो। तो इसमें ए भी सही है, सी भी सही है, केवल बी ही इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका? सेकंड। इसमें एक कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है COF3H2O का होल थ्राइस, जिसके लिए बोला गया है कि डेलो इज लेस देन P। इसके लिए पूछा गया है कि भाई CFSC की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं उस कॉम्प्लेक्स में बात करूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आप X मान लीजिए, ठीक है। फ्लोरीन -1 × 3 हो जाएगा, H2O न्यूट्रल है तो 0 × 3 और बराबर 0। तो यहां पर जो X है वो आ जाएगा इक्वल टू 3 के इक्वल आएगा, मतलब कोबाल्ट यहां पर +3 में प्रेजेंट है, और +3 का मतलब कोबाल्ट क्या हो जाएगा? 3D6 बन जाएगा। और 3D6 बनने का मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जब d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, तो आप जानते हैं कि कम एनर्जी वाले T2 बनेंगे, ज्यादा वाले कौन से बन जाएंगे? Eg बन जाएंगे। इसमें इनकी फिल करनी है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? वो डेल O होता है। और जिसके बारे में बोला गया है कि इनके बीच का जो एनर्जी गैप डेल O है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से। पहले मैं आपको समझा दूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को यहां पर इसमें पेयरिंग करवाते हो, तो उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी किसके कंपैरिजन में? कि जब आप इसको ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें कम एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब ये है, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन अच्छे हैं? तो 1 2 3, यहां तक तो मैंने तीनों सेम एनर्जी वाले में भर दिए। अब जैसे ही मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन भरना था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं उस इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाऊं और या उस इलेक्ट्रॉन को मैं यहीं पेयरिंग करवा दूं। तो मैंने देखा कि दोनों में से किसमें ज्यादा खर्चा आएगा। अरे खर्चा आने से मतलब है कि किसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मुझे पता चला कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां पर पेयरिंग करवाऊंगा तो पेयरिंग करवाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी किसके कंपैरिजन में? कि अगर उसको नीचे से ऊपर लेके गया तो मेरी कम एनर्जी खर्च होगी। और मैंने कम खर्चा करने के चक्कर में उस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग ना करवा के ऊपर भेज दिया। तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी वाले में आएगा ऑब्वियसली, तो वो यहां पर आ जाएगा। ये बन गया। आपसे पूछा गया है इसकी CFSC क्या होगी, तो आप इसकी CFSC डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर वाले 2 को कैंसिल कर देते हैं। आप जानते हैं, अरे भाई जितना 3 इलेक्ट्रॉन नीचे जाके जिनकी एनर्जी कम हुई है उतनी 2 की बढ़ गई बोलो, तो इनके तो देखो आपस में कैंसिल हो गई। बचा कितना इलेक्ट्रॉन बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो कि 1 इंटू, ये आप जानते हो कि -0.4 डेलो होता है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? -0.4 डेलो। सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा -4 डेल O। करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब एक कंफ्यूजन अगर आप में से किसी के दिमाग में है तो, कुछ बच्चों ने यह सोचा होगा कि सर हमें ऐसा भी बताया गया है कि देखो नीचे एक पेयर बन रहा है, और नीचे जब एक पेयर बनता है तो CFSC में साथ में हम एक P भी ऐड कर देते हैं। तो सही आंसर तो ये होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने इस डायग्राम की अगर आपने स्प्लिटिंग करवाने से पहले की फोटो देखी होती, अगर स्प्लिटिंग से पहले अगर आपने d ऑर्बिटल्स की फोटो देखी होती, 1 2 3 4 5 6, अगर आपने पहले की फोटो देखी होती, तो स्प्लिटिंग तो बाद में हुई है। अरे स्प्लिटिंग तो बाद में हुई, जब लिगेंड आए हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड बना था, तब स्प्लिटिंग हुई है। स्प्लिटिंग होने से पहले ही एक पेयर बना हुआ है। स्प्लिटिंग के बाद देखो कोई नया पेयर नहीं बना है, जो पहले से पेयर बना हुआ था वही पेयर यहां पर है। तो जब पहले से बना हुआ पेयर है तब अपन यहां पर P ऐड नहीं करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, ऐसा होता, मान लो ऐसा होता कि यहां जो है, यहां इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे और आपने 5 भर दिए, लेकिन मान लीजिए किसी केस में पेयरिंग आपने करवा दी और वो 2 भी आपने यहां भर दिए, तो इस केस में यहां कोई पेयर नहीं था, अब आपने 2 पेयर बनाए हैं, तो उस केस में अपन इसकी CFSC के अंदर 2p ऐड करेंगे। लेकिन जब उसकी स्प्लिटिंग से पहले ही पेयर बना हुआ है तो नेचुरली पेयर्ड है, वो किसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अंदर पेयर्ड नहीं हुए हैं, तो उसका जो p अपन इसके अंदर ऐड नहीं करते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला गया द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एच एटम इन लाइमन सीरीज। देखो मुझे क्या क्या कह रहा, मुझे कह रहा है कि लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। जैसे इसने मुझे बोला कि लाइमन सीरीज, तो मुझे पता चल गया है कि N1 जो है उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अरे लाइमन मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है, ऊपर से कहीं से भी आ रहा है, लेकिन वो n बराबर 1 में ही आएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइमन बोलते हैं। फिर उसने मुझे बोला कि लाइमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और जैसे ही मुझे सुनाई दिया कि वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो मैं समझ गया कि एनर्जी हाईएस्ट होनी चाहिए उसकी। और एनर्जी हाईएस्ट तब होती है जब कोई इन्फिनिटी से 1 में आता है। इसका मतलब N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, इन्फिनिटी। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला होता है 1 लैम्डा RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। तो लैम्डा आपको लैम्डा 1 दे रखा है, तो 1/λ1। R इज रिडबर्ग कांस्टेंट, हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1/1 माइनस 1/∞। तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट R की जो वैल्यू यहां से आएगी वो आ जाएगी कितनी, 1/λ1 के बराबर। इसको याद रखना, अपने काम आएगा आगे। ठीक है, फिर आगे पूछा गया है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हीलियम प्लस H। तो जैसे इसने बोला बामर, बामर सीरीज का मतलब ऊपर से कहीं से भी आ जाए, लेकिन n बराबर 2 में नीचे आना चाहिए। तो N1 की वैल्यू 2 होगी। फिर बोलता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब सबसे कम एनर्जी, और सबसे कम एनर्जी का मतलब अगर ये n = 2 में आ रहा है तो फिर n = 3 से ही आएगा। अरे भाई 2 से 2 में तो आ नहीं सकता, अरे अपन ट्रांजिशन के लिए एनर्जी का तो डिफरेंट होना चाहिए ना। तो 2 के जस्ट ऊपर वाला एनर्जी गैप कौन सा है, n बराबर 3 है। तो मैं से बोल दूंगा कि जब वो n बराबर 3 से n बराबर 2 में आएगा तो उसकी एनर्जी जो है वो मिनिमम होगी और वेवलेंथ उसकी मैक्सिमम होगी। तो वो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है 1/λ = R, और R की वैल्यू में रखूंगा यहाँ पर 1/λ1, क्योंकि मुझे λ1 की टर्म्स में आंसर बताना है। इनटू ये R हो गया Z स्क्वायर, हीलियम प्लस के लिए Z कितना होता है 2 का स्क्वायर, 1/N1 कितना है 2 का स्क्वायर 4, N2 कितना है 3 का स्क्वायर 9। सोल्व कर लो, तो इसको सोल्व करेंगे तो यह बन जाएगा 9 - 4, तो ये कितना बचा 5, और ये 4 बनेगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर लैम्डा = आ जाएगा 9λ1/5। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें एक हाइड्रोजन एटम के लिए एक वेवलेंथ बता के, और वहां से R की वैल्यू हमने निकाली किसकी टर्म्स में, बोलो λ1 की टर्म्स में, और वहां से हीलियम प्लस के लिए उसको यूज करके हमने उसकी वेवलेंथ पता लगा ली। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एम रेडिली फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल सल्फेट। तो बोल रहा है कि उसका सल्फेट तो कैसा है, वाटर सोल्यूबल है। अरे यार ये क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एन एल्कलाइन अर्थ मेटल एम रेडिली फॉर्म वाटर सोल्यूबल सल्फेट, तो उसका सल्फेट तो होना चाहिए वाटर सोल्यूबल, एंड वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, उसका हाइड्रोक्साइड होना चाहिए इनसोल्यूबल, एंड इट्स ऑक्साइड MO इज वेरी स्टेबल टू हीट एंड डज नॉट हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, देन द मेटल M इज। तो देखिए पहले अगर ये बात कर रहा है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में, तो आप जानते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अगर मैं सल्फेट की बात करूं तो अप टू डाउन जाने पर, अगर अपन केवल सल्फेट्स की बातें करें तो अप टू डाउन जाने पर जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होती है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है, और जब अप टू डाउन जाने पर सल्फेट्स की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो सोल्यूबल सल्फेट है वो कौन होगा, BeSO4। तो सोल्यूबल सल्फेट तो हो गया BeSO4। अब अगर मैं बातें करता हूं इनके हाइड्रोक्साइड्स के बारे में, तो इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इनकी सोल्यूबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर इनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर सोल्यूबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होगी इसका मतलब लीस्ट इनसोल्यूबल कह लो, या फिर वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर BeOH का होल ट्वाइस। क्लियर है? मतलब बेरिलियम का जो सल्फेट होता है वो तो वाटर सोल्यूबल होता है, और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बोलो वाटर इनसोल्यूबल होता है।
तो यहां पर मेटल कौन सी हो रही है बोलो, बेरिलियम। साथ ही साथ जो इसका ऑक्साइड है बेरिलियम ऑक्साइड, वो हाईली स्टेबल होता है हीट के लिए, और साथ ही साथ उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है हेक्सागोनल वुडजाइट टाइप, उसकी हेक्सागोनल वुडजाइट टाइप स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है यहां तक? तो इन तीन चीजों से हमें पता लग रहा है कि जो मेटल है वो मेटल बेरिलियम होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। इस सवाल में बोला गया है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A से बन रहा है B+C जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke1 है, और दूसरी है B+C से P बन रहा है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke2 है। आपसे पूछा गया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इन दोनों से इसका कैसे निकाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब आप इस रिएक्शन में इसको ऐड करोगे तो देखो B+C से B+C कैंसिल हो जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, A+B बचेगा। जब आप दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने AB+C जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये था, इसमें ऐड किया B+C से क्या बन रहा था, P बन रहा था जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो रिजल्टेंट रिएक्शन आई ये वाली, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, ध्यान रहे रिएक्शन को ऐड करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। ये इसका आंसर नहीं था, एक्चुअल में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा था, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। बस कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने पढ़ाई नहीं की और आपने ये सोच लिया कि रिएक्शन को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ऐड हो जाते हैं। अगर ऐसा सोच के तुक्का अगर आपने मारा है तो हो सकता है गलत कर बैठो, बाकी काफी आसान सवाल था ये। इस क्वेश्चन में हमें एक बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं। पहले इससे ये P बनेगा यहाँ पर, फिर P जो है आगे उस P की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये Q बन रहा है, और Q से क्या बन रहा है, R बन रहा है। और हमसे पूछा है कि इनमें से R कौन सा है, ये हमें बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें शुरू में दे रखा था एसिटिलीन, उसकी रिएक्शन यहां पर करवाई जा रही है किसके साथ, LiNH2 के साथ। तो आप इसको NaNH2 जैसा मान सकते हो। सोडा जो होता है ना, सोडामाइड होता है NaNH2, आप उसको उसके जैसा मान सकते हो। यहां पर NH2 पर माइनस चार्ज है, और ये NH2 माइनस जो वो क्या किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एज ए बेस बिहेव करेगा। तो ये NH2 माइनस जो है इसका जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको यहां से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहां पर ये बॉन्ड टूट के इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, और ये बन जाएगा H3 ट्रिपल बॉन्ड C-। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। आप देखेंगे सेकंड स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ। जो एक कंपाउंड दे रखा है उसकी रिएक्शन उसके साथ करवाई जा रही है। तो चलिए बात करते हैं कंपाउंड कौन सा है। तो कंपाउंड जो है वो यहाँ पर बन जाएगा ये वाला CH3। ठीक है, साथ में यहाँ पर C, साथ में लगा हुआ है Br, यहाँ पर लगा हुआ है C, और बन जाएगा ये CCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये H आएगा यहाँ पर, और शायद यहाँ पर एक H और आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही कंपाउंड है कोई और है, CH3 CHBr और CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये रिएक्शन जो होगी ये एक इस पर ये अटैक कर देगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, कुछ SN2 टाइप रिएक्शन हो जाएगी ये वाली। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH, यहाँ पर होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ग्रुप यहाँ लग जाएगा, और साथ में यहाँ होगा क्या CH CH3 और CH3, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट P। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस P की रिएक्शन करवा रहे हैं HgSO4 के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपको अगर याद हो ये एल्काइन की ये वाली रिएक्शन, जब हम किसी एल्काइन की रिएक्शन करवा रहे हैं HgSO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आप जानते हैं कि कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बन जाएगा कीटोन CH3 CH C डबल बॉन्ड और CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH और CH3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा रहा है वो NaBH4 के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, कीटोन का क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, और कीटोन का रिडक्शन करने के बाद वो बना लेगा, वो यहां पर बना लेगा क्या CH3 CH3, यहां लगा देगा OH, इस कीटोन को उसने OH में कन्वर्ट कर दिया, और यहां बन जाएगा CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि
आपको बोला गया है कि उसकी रिएक्शन करवानी है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, वो भी हीटिंग करवाते हुए। तो यहां से क्या बनेगा अगले स्टेप में, पहले इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और आप जानते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन करेगा समझिए ध्यान से। उसका H+ इसका लोन पेयर जो वो इस पे अटैक करेगा, लोन पेयर जब इस पे अटैक करेगा तो यहां पर क्या बनेगा OH2+ बनेगा, और ये वाला यहां से ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहां बन जाएगा कार्बोकेटाइन। तो यहां कंपाउंड बनेगा ये वाला CH3 CH CH CH3, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां आ गया CH CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। कार्बोकेटाइन बनते ही आप जानते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, जिसको कर सकते हैं यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके, तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो अगला कार्बोकेटाइन बनेगा, जो नया रीअरेंज कार्बोकेटाइन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल है, वो बन जाएगा यहां पर। अगले स्टेप में एल्कीन बनेगी, तो एल्कीन के लिए आप यहां से भी H निकाल सकते हो, यहां से भी H बाहर निकाल सकते हो, यहां से भी H बाहर निकाल सकते हो, लेकिन मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, इसलिए ये वाला H यहां से बाहर निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगी ये वाली। तो इस तरीके से ये होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, और आप ऑप्शन मैच करके देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4th। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अरे इसको भी आप वैसे लिख लो, सेम ही है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला दोनों एक ही बात है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4th ऑप्शन, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है कि आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन से कंपाउंड में शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा। आप देख रहे होंगे कि यहां पर सब में एक एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो वो कंपाउंड आपको बताना है जिसमें शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होगा। तो ये आप जानते हैं कि जिस भी केस में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ सकता है, तो आप जानते हैं कि अगर मान लो कहीं पर पहले से सिंगल बॉन्ड है और आपको उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है, तो वहां पर वो बढ़ सकता है कि मान लो उसके अंदर कोई रेजोनेंस हो रहा हो, उसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन हो रहा हो। अगर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन उसके अंदर है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस केस में ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे, और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इन चारों में से ये होगी शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। हाँ, यहां मत करवा देना कॉन्जुगेशन, अरे यहां करवाओगे कैसे, यहां कोई कॉन्जुगेशन के लिए कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो इसलिए इसकी जो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है किसमें होगी, वो 4th में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें बोला गया है कि द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड एमओ इन्वॉल्व ओनली d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। आपको 4 कंपाउंड दे रखे हैं, चारों कंपाउंड में सेंट्रल एटम उसका कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन होगा। आपको बोला गया है कि वो वाला कंपाउंड बताओ जिसमें सिर्फ एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, ठीक है। ओनली, अच्छा एक मिनट, यहाँ ओनली 1 है भाई, ओनली 1 d ऑर्बिटल, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि वो बताओ जिसमें सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें केवल एक ही डी ऑर्बिटल शामिल हो, एक से ज्यादा डी ऑर्बिटल शामिल नहीं हो। तो आप जानते हैं कि जो BRF5 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। अब मैं आपको यहां पर हाइब्रिडेशन निकालना नहीं सिखाऊंगा, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। HCF4 जो है इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d2 है। ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के कारण आप देख सकते हो यहां पर एक क्रोमियम क्या होगा, 3+ होगा, और साथ में लिगेंड कौन है, F है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो वैसे भी 2 D शामिल होते हैं, तो इसकी बात तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। लेकिन जो ये 3rd वाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर निकिल जो है वो +2 में है, साथ ही साथ साइनाइड लिगेंड है। तो निकिल क्या होता है यहाँ पर 3D8 होता है, साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसकी वजह से वो पेयरिंग करवा देगा, और जब पेयरिंग करवा देगा यहाँ पर इस केस में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो ये वाला D, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो हैं ये मिलकर यहाँ से बना लेंगे dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वहाँ पर बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 काम आएंगे, इसमें 2 काम आएंगे, इसमें भी 2 काम आएंगे। केवल एक यही कंपाउंड ऐसा है जिसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते टाइम केवल एक ही डी ऑर्बिटल का यूज हुआ है। उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3rd। वैसे इसमें छोटा सा ध्यान रखना, यहाँ पर ये ओनली 1 भी था कि जिसमें ओनली 1 डी ऑर्बिटल यूज हो रहा हो। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस
हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, दोनों की दोनों रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। एक हो रही है बेसिक मीडियम में, एक हो रही है एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले तो हमें इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पता लगाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बता रखा कि ए बी सी डी एफ क्या क्या है ना। और प्रोडक्ट पता लगाने के बाद हमें इन रिएक्शंस को बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के बाद इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश एंड जेड डैश, उनका सम करके उसका आंसर बताना है। तो चलिए पहले वाले रिएक्शन जो उसको लिखते हैं अपन, वो है Fe2+ प्लस H2O2। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, इस रिएक्शन में आयरन जो है वो आयरन से आयरन 3+ में हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और H2O2 जो है वो बेसिक मीडियम में होगा रिड्यूस, और वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर किसमें, OH- में। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट हमें 2 लेने के लिए बोला है, तो यहाँ पर आयरन 3+ भी 2 आएगा। H2O2 का कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2OH-। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो X की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, एंड Y की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है MnO4- की H2O2 के साथ, और वो भी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो परमैग्नेट जो है वो एसिडिक मीडियम में रिड्यूस हो जाता है खुद किसमें बोलो, Mn2+ में, और H2O2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें ऑक्सीडाइज करेगा बोलो, O2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, हमें बोला गया है कि इसका कोफिशिएंट 2 ही रहना चाहिए, इसका 5 रहेगा, इसका कितना है 6, तो यहाँ पर 2 मैंगनीज है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं यहाँ पर, चलो पहले एक बार हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस केस में अपने पास जो हाइड्रोजन हैं वो कितने हैं, 6, और कितने यहाँ से 10, तो कितने हो गए 16, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 8H2। अब ऑक्सीजन यहां पर कितने ऑक्सीजन है, 10, यहां पर कितने हो गए 8 + 2, यहां पर कितने हो जाएंगे 10, साथ ही साथ यहां पर 8 ऑक्सीजन और हैं, तो 8 ये हो गए, 10 18, इस तरफ कितने 8, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर कितना आ जाएगा 5। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये अपना CMn2+ है तो यहाँ पर X डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 2। ठीक है, X डैश कितना आएगा 2 आएगा, Y डैश जो है यहाँ पर वो आएगा कितना 5, और Z डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8। इन सबको ऐड करना है तो ये बन जाएगा 4 6 5 11 और 8 कितने हो जाएंगे 19। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में बोला गया है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक NaCl का सॉल्यूशन दे रखा है, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है वो दे रखा है 0.1 atm, एंड दैट ऑफ ए ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन आपको दे रखा है साथ में, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपको दे रखा है 0.2 atm। आपको बोला गया था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 1 लीटर ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। वो कहता है कि अगर ये सॉल्यूशन है इसका अपन 1 लीटर ले लें, ठीक है, एंड 2 लीटर ऑफ ग्लूकोज, इसका अपन 2 लीटर ले लें, अगर इन दोनों को मिला के एक नया सॉल्यूशन बनाए तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन इससे बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा वो हमसे पूछा गया है। तो आपके पास देखो 2 तरीके हैं, 2 तरीके कौन कौन से हम आपको बता दूं। अगर मान लीजिए किसी एक सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 अलग अलग सॉल्यूट्स होते हैं, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आप ऐसे निकाल सकते हो कि आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू क्या होता है, ICRT होता है। अगर 2 कंपोनेंट तो आप पाई टोटल जो है वो आप बता सकते हो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा I1C1 प्लस I2C2 इंटू क्या हो जाएगा RT हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों के लिए क्या है सेम है। अब हमें पता लगाना है यहाँ पर I की वैल्यूज क्या क्या हैं, और इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो कितनी कितनी है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू निकालनी होगी। तो C1 न्यू कंसेंट्रेशन है, तो C1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, C1 की वैल्यू जानने से पहले हमें इनकी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन जाननी होगी। तो आप इसके लिए ऐसे कह सकते हो कि देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है ICRT होता है। NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी थी 2 थी, और पाई कितना था 0.1 था, तो 0.1 इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मान लो इंटू कितना आ जाएगा RT। तो इसकी जो ओरिजिनल कंसेंट्रेशन यहाँ से आएगी जिसको मैं C डैश बोल देता हूँ एक बार के लिए, वो आ जाएगी 0.1/2 RT। सिमिलरली इसके लिए देखो इसका पाई कितना है 0.2 है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इसके लिए जो I की वैल्यू 1 है, ग्लूकोज के लिए I 1 होता है, इंटू इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैं C डबल डैश बोल देता हूँ इंटू RT। तो ये यहाँ पर C डबल डैश कितना आ जाएगा 0.2/R इंटू T।
ठीक है। अब दोनों को मिक्स करके अपने को नई कंसेंट्रेशन निकालनी है। तो बताओ इसकी पुरानी कंसेंट्रेशन कितनी थी? पुरानी थी 0.1 अपॉन कितना था यहाँ पर 2 RT, ठीक है। इसका कितना वॉल्यूम ले रहे हैं अपन? 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 3 लीटर। तो ये अपना C1 आ गया। C2 कैसे निकालेंगे? इसका जो C2 होगा वो आ जाएगा यहाँ से, C2 हो जाएगा 0.2 अपॉन RT, इसकी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन थी। इसका 2 लीटर लेके मिलाया गया है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 3 लीटर। तो ये आपके आ जाएंगे C1 और C2, ठीक है। तो चलिए हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। I1 की वैल्यू अभी भी 2 है। C1 जो है, जब आप C1 की वैल्यू पुट करेंगे 0.1 अपॉन 2 RT, तो आप देख सकते हैं कि इसका RT से RT वाला RT कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना? 0.1 अपॉन बचेगा 2 इंटू 3 प्लस I2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू यहां पर जो है इसकी ये 0.2 अपॉन RT से RT कैंसिल हो गया, ये 0.4 हो गया। तो ये बन जाएगा 0.4 अपॉन 3 आ जाएगा। यहां पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये बचेगा मेरे हिसाब से बचेगा 0.5 अपॉन 3 आएगा। 0.5 अपॉन 3 को जब आप सोल्व करेंगे यहाँ से, तो सोल्व करने पर शायद 0.5 नहीं आएगा, 1 मिनट, 0.5/3, हाँ, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा यहाँ से 0.5 अपॉन 3 को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1666, इस तरीके से बन जाएगा। आपसे आंसर पूछा गया है कि ये x इंटू 10⁻³ की टर्म्स में है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये बन जाएगा अप्रोक्स 166.66 इंटू 10⁻³ बन जाएगा। तो आपको बोल रहा है कि जो यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये जो x जो है, इस x की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है? 166.66। उसको आपको बताना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है वो कौन सा हो जाएगा? 167, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। देखो ये जो मैंने आपको अभी भी मेथड बताया एक लॉन्ग मेथड है, जिसमें आपने पहले इन दोनों की इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन कैलकुलेट की है, उसके बाद आपने मिक्सिंग के बाद फाइनल कंसेंट्रेशन कैलकुलेट की है, फिर आपने इतनी सारी कैलकुलेशन करके आपने आंसर निकाला है। इसका एक सेकंड मेथड और होता है जो काफ़ी आसान होता है, डायरेक्ट होता है। वो ये होता है कि अगर आपको 2 अलग अलग सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखे हैं और उनके कुछ वॉल्यूम V1 और V2 आप मिक्स कर रहे हो, तो जो रिजल्टेंट पाई होता है वो होता है π1 V1 प्लस π2 V2 अपॉन V1 प्लस P2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर π1 क्या मुझे बताना? π1 इज 0.1, V1 इज 1, ठीक है। π2 कितना है? π2 इज 0.2 एंड V2 इज 2। डिवाइड किससे कर देंगे? V1 प्लस V2, वो बन जाएगा 1 प्लस 2। सोल्व करेंगे, यहाँ से जो आंसर इसका आएगा वो आंसर भी वही आएगा, 166.66 इंटू 10⁻³ ही आएगा, जहाँ पर ये x है, इसका नियरेस्ट इंटीजर है 167, जो इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका सेकंड मेथड है जो काफ़ी आसान होता है, शॉर्टकट होता है। लेकिन अगर आप किसी को शॉर्टकट मालूम नहीं था तो आप पूरा सोल्व करके भी इसका आंसर बता सकते थे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो थ्रियोनिन होता है उसके अंदर कितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। तो इसके लिए आपको थ्रियोनिन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए थी, और वो होती है कुछ इस तरीके से, CH3C, यहाँ पर अगला होता है कार्बन, यहाँ लगा होता है COOH, ठीक है। यहाँ होता है हाइड्रोजन, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है, और यहाँ होता है अमोनिया, NH2 नॉट अमोनिया, और यहाँ H लगा होता है। ये होती है थ्रियोनिन की स्ट्रक्चर, एक टाइप का एमिनो एसिड होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है, एक ये कायरल सेंटर है क्योंकि इसकी भी चारों वैलेंसीज डिफरेंट हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो कितना हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 5 नहीं है, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें गलती से 5 लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है ए 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of this compound. The normality of solution is 0.1 normal. The value of x is, तो आप जानते हैं कि normality is equal to molarity into n factor। क्लियर है? इसकी normality कितनी है? 0.1। मोलरिटी कैसे निकालेंगे? तो इसकी मोलरिटी जो है वो अपन निकालते हैं, इसका कितना मास काम में ले रहा है? 1.43 अपॉन इसका जो मोलर मास है, वो मोलर मास मैंने कितना मान लिया? वो मैंने कैपिटल M मान लिया। ध्यान रहे ये वाला M तो यहाँ पर बता रहा है मोलरिटी के बारे में, और ये जो M है ये बता रहा है यहाँ पर मोलर मास के बारे में, दोनों डिफरेंट हैं। तो इसका मैंने मोलर मास यहाँ पर कितना मान लिया? M मान लिया, ठीक है। इनटू इसका वॉल्यूम कितना है यहाँ से? तो इसका वॉल्यूम 100 ml है, अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 1000। तो ये तो होगी इसकी क्या होगी? मोलरिटी।
ये नीचे वॉल्यूम ml में, इसलिए अपन इसको ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू n फैक्टर। तो देखिए ये एक सोल्ट है, और सोल्ट के लिए जो n फैक्टर या जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है टोटल कैटायनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप कैटायनिक चार्ज देखेंगे तो वो कितना है, 2+ है, और अगर आप एनायनिक चार्ज चेक करेंगे वो भी कार्बोनेट पर कितना है, 2 नेगेटिव है। तो चाहे कैटायनिक देख लीजिए चाहे आप एनायनिक देख लीजिए, इसका n फैक्टर 2 ही आएगा। तो n2 कितना हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जब आप इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो ये यहाँ से मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये कैंसिल होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये इसको 143, इसका मोलर मास आ जाएगा 286। ये आ गया इस कंपाउंड का मोलर मास। आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है और कंपाउंड है ये, तो आप बताइए सोडियम का मास कितना होता है, 23 × 2, प्लस कार्बन होता है कितना, 12, ऑक्सीजन होता है 16 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, प्लस H2 का कितना होता है, 18 होता है, 18 इंटू एक्स इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो जाएगा इसका, 286। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10, और ये इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इंक्रीजेज 5-fold बाय ए राइज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम दिस टू दिस, द एक्टिवेशन एनर्जी इज। तो ये कहना चाह रहा है कि जब टेम्परेचर T1 जो था वो 300 था, और जब टेम्परेचर T2 कितना हो गया, 300 से बढ़कर 315 केल्विन हो गया। ठीक है, तो ये कहता है कि वो मॉलिक्यूल जो वो वाले मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा थी, उनकी जो नंबर है वो 5-fold इंक्रीज हो गया, मतलब वो 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स वो हो गया। तो इसका मतलब ये मुझसे ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए पहले जब टेम्परेचर आपका 300 केल्विन था, तब इस एनर्जी बैरियर को पार करने वाले जो पार्टिकल्स हैं अगर वो x थे तो 315 पर वो पार्टिकल्स अब 5x हो गए, मतलब 5 टाइम्स हो गए। तो ये हमें इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि जब टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो उसकी रेट 5 टाइम्स हो गई। रेट कितनी होगी बोलो, 5 टाइम्स। तो रेट 5 टाइम्स होने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि R2/R1 = 5 बोल सकता हूं। और आप यहां से ऐसे भी कह सकते हो कि रेट कांस्टेंट K2/रेट कांस्टेंट जो K1 है ये भी कितना हो गया बोलो, यहां से 5 टाइम्स हो गया है। क्लियर है? यहां पर सवाल पूछा गया कि बता एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ln K2/K1 = EA/R 1/T1 - 1/T2। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ln K2/K1 की वैल्यू कितनी है, 5, और ln 5 की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है, तो हो जाएगा 1.6094। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी E हमें पता लगानी है, आंसर आपको बताना है जूल पर मोल में, तो इसलिए R की वैल्यू अपन ले लेंगे यहां पर 8.314। टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 माइनस ये आपको दे रखा है 1/315। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, यहां से अपन सोल्व करके EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा ये वाला। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, डेसिमल तक आपको दे रखा है, ये आपको पॉइंट्स में आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये वो सारे के सारे सवाल थे जो 4 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में JEE 2020 के पेपर में आपसे पूछे गए थे। तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस अपन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं।